हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो हिस्ट्री डोमेन है उसका जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 4 है वो लेके आए हैं। इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग लास्ट का जो 11 और 12 चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 11 जो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने जो एनसीएम है वो कब लॉन्च किया था। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था आपके 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुआ था। किसके बाद लॉन्च हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके बाद। और जो खिलाफत इशू था, ये सबको मिलाने का, ये सब के बाद मतलब जो मूवमेंट था 1922 में वो लॉन्च किया गया। और ये मूवमेंट विड्रॉ कब किया गया, ये मूवमेंट आपका 1922 में विड्रॉ कर लिया गया जब आपका चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वायलेंस हो गया था। तो गांधी जी ने कहा कि वायलेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मूवमेंट को 1922 में विड्रॉ भी कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच मूवमेंट बिगेन विद द डंडी मार्च। जो डंडी मार्च है उसके साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। डंडी मार्च के साथ आपका कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो डंडी मार्च के साथ आपका हुआ था एनसीएम। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एनसीएम आपका अभी 1920 में हुआ था, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1942 में। ये बहुत ही बाद हुआ था, क्रिप्स मिशन के बाद हुआ था ये। और खिलाफत मूवमेंट जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले का पार्ट है, 1919 में। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सोल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो आया था 1930 में। दांडी मार्च क्यों किया गया था, सोल्ट टैक्स के खिलाफ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच एक्ट वाज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ड्यूरिंग द रोलर सत्याग्रह। रोलर सत्याग्रह जो हुआ, सत्याग्रह में कौन सा एक्ट को प्रोटेस्ट किया गया था। तो रोलर सत्याग्रह एक्ट में आपका कौन सा एक्ट को प्रोटेस्ट किया गया था, मूवमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, रोलर एक्ट 1919, सोल्ट एक्ट 19 सोल्ट एक्ट, या फिर ये इल्बर्ट लिबर्ट जो भी बिल है उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रोलत एक्ट, जो रोलत सत्याग्रह था। रोलत सत्याग्रह आपका नाम से ही दिख रहा है, रोलत सत्याग्रह है। तो इसमें कौन सा एक्ट था, रोलत एक्ट 1990 में, 19 में जो आया था, जिसमें मतलब बिना किसी ट्रायल के इंसान को जेल में घुसा दिया जाता था 2 साल के लिए। उस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट था, इसलिए जो रोलत सत्याग्रह था वो आया था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रोलत एक्ट जो है वो, द रोलत एक्ट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, promoting widespread protest and गांधीज फर्स्ट मेजर नेशनल मूवमेंट। जो रोलत एक्ट है वो क्या कर रहा था, डिटेंशन मतलब जेल में घुसा देते थे बिना किसी ट्रायल के। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, मतलब कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में प्रोटेस्ट होने लगा। और इससे गांधी जी का जो पहला मेजर नेशनल मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसका मेन एम पूछा गया है। सेल्फ गवर्नेंस विद ब्रिटिश रूल, ये जो था उसका मेन एम नहीं था कि मतलब जो ब्रिटिश का ही रूल रहेगा पर हम लोग खुद का गवर्नमेंट चलाएंगे, ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मांग नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये भी जो था ये डिमांड नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ना ही एम था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो सीडीएम था उसका मेन एम क्या था कि हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, अब हम लोग ब्रिटिश रूल के साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु लेड द सोल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सोल्ट सत्याग्रह हुआ उसको किसने लीड किया। तो तमिलनाडु के सोल्ट सत्याग्रह का लीडर कौन है, सी राजगोपाल चारी। जो सी राजगोपाल चारी है उन्होंने ही तमिलनाडु में सोल्ट सत्याग्रह को लीड किया था साउथ इंडिया में। और जो नॉर्थ इंडिया का सोल्ट सत्याग्रह था वो गांधी जी के साथ था। पर जो तमिलनाडु है, साउथ इंडिया है, वहाँ पे सी राजगोपाल चारी जो है इन्होंने लीड किया था सोल्ट सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज गांधीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। गांधी जी किस तरह से प्रोटेस्ट करते थे, गांधी जी का प्रोटेस्ट का मेथड आपसे पूछा गया है। तो गांधी जी आपका आर्म स्ट्रगल नहीं करते थे, गांधी जी क्या है, नॉन वायलेंस सत्याग्रह पे भरोसा करते थे। तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पेसिव एक्सेप्टेंस, पेसिव एक्सेप्टेंस भी नहीं करते थे कि मतलब कि जो हो रहा है सह लेंगे, इस टाइप से भी गांधी जी का एटीट्यूड नहीं था। वायलेंट रिबेलियन, ना ही वो वायलेंस को सपोर्ट करते थे, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा आपका नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। तो गांधी जी क्या करते थे, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो करते थे। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। भले ये क्वेश्चन इजी था पर ये ट्रिक जो है आप बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सिमन कमीशन वाज ओपोज्ड बिकॉज, सिमन कमीशन जो था उसको ओपोस्ट क्यों किया गया था? आप देख सकते हैं गो बैक सिमन करके यहाँ पे लोग बैनर लेके घूम रहे हैं, तो इसको ओपोज करने का जो रीजन है वो क्या था? तो सिमन कमीशन को इसलिए ओपोज किया गया था, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इट वॉज लेड बाय एन इंडियन, सिमन कमीशन जो है इंडियन के द्वारा लेड किया गया था, इसलिए इसको अपोज किया गया था। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर इंडियन के द्वारा लेड किया जाता तो इसको अपोज करने का कोई रीजन नहीं था। इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, तो करेक्ट रीजन क्या है कि उसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इंडियन मेंबर्स नहीं थे इसलिए सिमन कमीशन को अपोज किया जा रहा था। इंडियंस अपोज दिस कमीशन बिकॉज इट लैक्ड एनी इंडियन रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट डिड गांधी डिमांडेड इन हिज फेमस 11 पॉइंट लेटर टू लॉर्ड इरविन? लॉर्ड इरविन को गांधी ने लेटर लिखा था, जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उससे पहले, उसमें मतलब 11 डिमांड्स रखा था गांधी ने। वो 11 डिमांड में से इनमें से कौन सा ऐसा डिमांड है जो उस 11 डिमांड का पार्ट था, यही आपसे पूछा गया है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ये जो था उसमें नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज जो था ये भी उसमें नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? जो आपको वोटिंग राइट हर किसी को दिया जाता है उसी को यूनिवर्सल सफरेज कहा जाता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये भी उसका पार्ट नहीं था, कि मिलिट्री को लेके कोई बात नहीं कहा गया था इस 11 पॉइंट्स में। आपका उसमें क्या था, एबोल्यूशन ऑफ सोल्ट टैक्स एमोंग अदर्स, मतलब जो बाकी डिमांड्स थे उसमें सोल्ट टैक्स को एबोलिश करने का भी डिमांड रखा गया था, और इसी को नहीं मानने की वजह से क्या हुआ, सोल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9, विच पैक्ट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द सीडीएम इन 1931? कौन सा ऐसा पैक्ट हुआ जिसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उसको रोक दिया गया? तो वो पैक्ट क्या है आपका? लखनऊ पैक्ट तो इसका आंसर नहीं होगा। पूना पैक्ट जो है वो ब्रिटिश के साथ नहीं, ये बी आर अम्बेडकर और गांधी के साथ हुआ था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी और इरविन पैक्ट है ये गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन था उसके बीच में हुआ था। तो इस पैक्ट के बाद जो क्या हुआ आपका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको रोक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, व्हाई वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन 1942? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में क्यों लॉन्च किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मेन रीजन था लॉन्च का वो था आपका ड्यू टू द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया, इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। बाकी ऑप्शन सब देखिए, आफ्टर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये तो बिल्कुल गलत है। गांधी जी कब रिटर्न हुए थे? 1916 में, और ये कब हुआ? 1942 में, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर टू सपोर्ट वर्ल्ड वार वन को कैसे सपोर्ट करेंगे 1942 में, क्योंकि वो पहले ही एंड हो चुका है। उसके बाद इन सपोर्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये भी जो है आपका सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो आखिरी चैप्टर है, ये फोटो जो है वो चेंज करना रह गया है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। चैप्टर 12 है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है कब बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है आपका वो आपका 1946 में बना था। इसके बाद 1946 में देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बना था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर अम्बेडकर was appointed as the chairman of the drafting committee and played a key role in shaping the constitution. उसके बाद क्वेश्चन 3, विच डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने इंडिया को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होने से पहले? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होने से पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसने ही ये डिक्लेयर किया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू ने लेके आया था 1946 में। ये क्या आउटलाइन करता था? आइडियल्स लेटर इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडियल्स है जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आया, उसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आउटलाइन करता था, मतलब हाईलाइट करके रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में कब आया, मतलब ये कब लागू हुआ? तो ये आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लागू हुआ। ऑल्दो एडॉप्टेड इन 26 जनवरी 1949, एडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को।
तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था आपका 26 जनवरी 1949 को, और ये फोर्स मतलब इफेक्ट में कब आया 1950 को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मतलब जो 1930s में जब आपका 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, तो उसी दिन को हम लोग को भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। इसीलिए आपका जो 1930 का जो डिक्लेरेशन था पूर्ण स्वराज को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेट है एडॉप्ट करने का, मतलब उसको फोर्स में लाने का, उसको 26 जनवरी को कर दिया गया, ताकि हम लोग वो जो 26 जनवरी वाला जो पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है, उसको इंडिपेंडेंस डे को जब सेलिब्रेट किया था, उसको हम लोग भूले ना। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट आपके राजेंद्र प्रसाद थे उस वक्त। राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर डिबेट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट और ड्राफ्ट करने के लिए यूज किया जाता था? तो डिबेट एंड ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया गया था। डिबेट्स वेर कंडक्टेड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इंश्योरिंग वाइडर पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके और ज़्यादा लोग समझ सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंग्लिश आए या फिर हर किसी को हिंदी आए। इसलिए दोनों लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया था, दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या गारंटी करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको क्या गारंटी करता है? बस पॉलिटिकल राइट्स? नहीं, बस पॉलिटिकल राइट्स तो गारंटी नहीं करता है। इकोनॉमिकल राइट्स, ये भी बस ओनली जो लिखा हुआ है, तो ओनली लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। रिलीजियस प्रिविलेजेस ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को गारंटी करता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, रिलीजियस प्रिविलेजेस, बट इसके बाद ओनली लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिए। बस यही गारंटी नहीं करता है आपका, ये एक पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत कुछ गारंटी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन चैलेंज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना तो उसका सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? तो उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ऑप्शन देख लीजिए। चूजिंग ए नेशनल फ्लैग, ये जो था सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था। फॉर्मिंग न्यू स्टेट्स, यूनाइटिंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन, एबॉलिशिंग द मोनार्की, मोनार्की उतना भी नहीं था इंडिया में, और ना ही नए स्टेट्स को बनाना एक चैलेंज था। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था यूनाइटिंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन को यूनाइट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वुमेन वेर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कितने वुमेन्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स? तो आपके टोटल 15 वुमेन्स थे, उनके नाम और फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 15 वुमेन्स टोटल है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। उसके बाद क्या है? देयर वेर 15 वुमेन्स मेंबर इन असेंबली हु मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किससे इंस्पायर्ड हुआ था? तो ये नहीं पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, बेस आपका 1935 का जो एक्ट था वो है, और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे इंस्पायर हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका मिक्स ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन वैल्यूज, सबको ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन साथ में इंडियन वैल्यूज सबको मिला के ये जो था आपका इंस्पायर्ड होके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो हम लोगों ने आज जो है वो ये जो सीरीज है इसको कंप्लीट कर लिया, और बाकी आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिए, चैनल पे ही मिल जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।